अब जब आप पत्थर मारेंगे आर्मी वालों को तो आपको डबल रोटी लेने नहीं जा रहे हैं, बदले में आपको कुछ और मिलेगा। बात तो सही है। इथियोपिया में अफ्रीकियों से लड़ाई है, फिलिस्तीन में यहूदियों से लड़ाई है, और यूरोप में लंदन मैड्रिड ब्रिस्बेन की जो बमबार्डिंग हो रही है या बम विस्फोट हो रहे हैं वहां ईसाइयों से लड़ाई है। 9/11 से लेकर सिडनी तक जो हो रहा है वहां भी लड़ाई है। तो भाई साहब मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, जिसे कहते हैं धुम धुम धड़म धड़क सबसे बड़े लड़ाई इसाइयों के पक्ष में आप लोग खड़े हैं, वरना मैंने पूरी दुनिया का उदाहरण बताया। अब आप पूरी दुनिया के उदाहरण बता दीजिए कि आपने हर जगह ये कहा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि आदमी को जगह जगह फुंसियां हो रही हो। एक मिनट, ये प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे फुंसी हुई तो यहाँ कुछ गड़बड़ होगा, यहाँ पे फुंसी हुई यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगा, पैर में फुंसी हुई। अरे साहब पूरे बदन में इंफेक्शन है, एंटीवायरस दवा खाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल ये हम पूछने जा रहे हैं, सबसे पहला सवाल हमारा ये कि क्या पत्थरबाजों की कौम होती है? ये करना चाहिए। अब अगर पत्थरबाजी की घटना आपको गाजा में भी होती है और पत्थरबाजी की घटना कश्मीर में भी होती है, और आज से नहीं हो रही है, हमारी सरकार आने से बहुत पहले से हो रही है। श्रीनगर में, कश्मीर में कभी भी कोई जुमे की नमाज के बाद एक भीड़ निकलती थी पत्थरबाजी करते हुए, और जिस कदर आर्मी के ऊपर पत्थरबाजी करती थी। महबूबा मुफ्ती का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान है इस बात पे कि साहब जब आप पत्थर मारेंगे आर्मी वालों पे तो आपको डबल रोटी लेने नहीं जा रहे हैं, कि बदले में आपको कुछ और मिलेगा। बात तो सही है। किसी का सर काट देना, ये सीरिया में भी दिखाई पड़ेगा, ये अफगानिस्तान में भी दिखाई पड़ेगा, और ये उदयपुर में भी दिखाई पड़ेगा, और वही नारा भारत की सड़कों में दिखाई पड़ेगा, वही नारा बांग्लादेश में दिखाई पड़ेगा, और फिर वही नारा लीबिया और इजिप्ट में दिखाई पड़ेगा। तो मुझे लगता है इसके बाद दर्शक अपने आप समझ सकते हैं कि अगर कोई एक प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज्यादा किसी के समाज में, विचार में, शरीर में फैल गई है, तो मुझे लगता है उन पे उनको विचार करने की। लेकिन पूरे देश में पत्थरबाजी जो शुरू हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार? कश्मीर में आप रोक दें तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और अगर पूरे देश में पत्थरबाजी हो जाए तो फिर ये किसके हिस्से में जाएगा? ये बताएं क्यों ऐसा हो रहा है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इंडिया में जो प्रॉब्लम है वो बीजेपी आरएसएस के कट्टरपंथ की वजह से है। ये बताइए बांग्लादेश में तो कोई बीजेपी आरएसएस नहीं है। अब आइए बर्मा में ये बुद्धिस्ट विहारों के साथ किस बात की लड़ाई है? बौद्ध विहारों पे कौन अटैक कर रहा है? रोहिंग्या मुसलमान या कोई आरएसएस बीजेपी वाले जाके कर रहे हैं? ये बताइए श्रीलंका में मात्र 3 साल पहले उल्टा बोल रहे हैं। अरे साहब उसी में पूरी बात पूरी सुनिए, सब समझ में ये पलट दीजिए। श्रीलंका में उस पे अटैक, मैं पूरी बात कर रहा हूँ, आपको ये लगता ना अटैक, अब ये भी बात कर। श्रीलंका में ईस्टर संडे पे बम विस्फोट होता है ईसाइयों के त्योहार पे, उसमें भी पाकिस्तानी मौलाना पकड़े जाते हैं। वो साहब कौन कर रहा है? अब आइए चाइना के सिकिम प्रोविंस में कम्युनिस्टों से लड़ाई है। अब आइए साहब चेचेनिया में रूसियों से लड़ाई है, आर्मेनिया उसमें बोस्निया हर्जेगोविना में सर्बों से लड़ाई है, इथियोपिया में अफ्रीकियों से लड़ाई है, फिलिस्तीन में यहूदियों से लड़ाई है, और यूरोप में लंदन मैड्रिड ब्रिस्बेन की जो बमबार्डिंग हो रही है या बम विस्फोट हो रहे हैं वहां ईसाइयों से लड़ाई है। 9/11 से लेकर सिडनी तक जो हो रहा है वहां भी लड़ाई है। तो भाई साहब मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, आप कह रहे हैं दूसरी पार्टी लड़ने वाली चाहे जो भी हो, ये पहली पार्टी आप क्यों बने हो? ये बड़ी अच्छी बात कही है, जिसे कहते हैं धुम धुम धड़म धड़ैया रे सबसे बड़े लड़ैया रे। तो ये सोच करने की जरूरत है कि पार्टी नंबर 2 कोई भी हो, वो कम्युनिस्ट हो, बुद्धिस्ट हो, ज्यूज हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सबसे लड़ने के बारे में इसलिए। और उसका उल्टा देखिए तो भाई साहब 57 मुस्लिम देश हैं जिसमें 12 तो करीब ऐसे जिन पे कि पैसा बरस रहा है, और उसके बावजूद कोविड वैक्सीन के ट्रायल में एक भी मुस्लिम देश ने फर्स्ट स्टेज का भी ट्रायल नहीं किया। आपने कहा हथियार एक समान है, इस पर पाकिस्तान के एक थिंकर हैं, उनका यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल, जाके देख लीजिएगा। उन्होंने कहा हथियार तो छोड़िए, बंदूक तो छोड़िए, आज तक एक बाल पेन की निब तक नहीं बनाई जा सकी है। उन्होंने बोला, उन्होंने कहा है जी, उन्होंने ये कहा कि अगर सिविलाइजेशनल लड़ाई है तो ठीक है, वो अपने हिसाब से जो सही गलत कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा आप कार का वाइपर नहीं बना पाए। उसने कहा जो हथियार लेते हैं वो किससे लेते हैं? काफिरों से। आपको पता है, आप वेस्टर्न कंट्री से लेते हैं। देखा होगा ना, ईरान की विजिट उनको करवा दीजिए। नहीं सुनिए तो, और उज्बेकिस्तान की विजिट करा दीजिए तो उनको पता चल जाए। मैं वही तो आपसे कहना चाह रहा हूं। जाहिलों का आप क्यों? आप तो पढ़े लिखे जाहिलों का। भैया मैं वही तो आपसे बात बता रहा हूं, जाहिलों के पक्ष में आप लोग खड़े हैं, वरना मैंने पूरी दुनिया का उदाहरण बताया। अब आप पूरी दुनिया के उदाहरण बता दीजिए कि आपने हर जगह ये कहा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि आदमी को जगह जगह फुंसियां हो रही हो। एक मिनट, ये प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे फुंसी हुई तो यहाँ कुछ गड़बड़ होगा, यहाँ पे फुंसी हुई यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगा, पैर में फुंसी हुई। अरे साहब पूरे बदन में इंफेक्शन है, एंटीवायरस दवा खाइए तब जाके ठीक होगा। वो आप मानने को तैयार हैं? सवाल हमारा यह कि बांग्लादेश का नफरती एजेंडा भारत में कौन फैला रहा है, और इस पर मैं बहस को आगे बढ़ा उससे पहले मुझे लगता है कि रेहान का जो बयान है वो दर्शकों को सुनवा देना चाहिए। वो जरा आप सुनिए और उसके बाद हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। भाई सारे भाइयों ने वीडियो देख ली होगी। भाई ये बंदा है भाई, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा था। भाई देख लो इसका क्या हाल हुआ भाई, जिंदा जला दिया भाई इसको। भाई मैं समझा रहा हूँ, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी मत करो भाई, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा भाई, समझ जाओ भाई। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इस तरीके के नफरती बयान अगर दिए जा रहे हैं, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी आप ही से मेरा सवाल है, फिर ये एजेंडा ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर फैलाया जा रहा है, कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है क्या इसके पीछे? देखिए ये एजेंडा ऐसे ही के दुखे लोग हैं, ये एजेंडा बहुत नैसर्गिक रूप से फैल रहा है। सिर्फ आपने बांग्लादेश की ये घटना बताई तो वो तो कह रहे हैं, तो उदयपुर में तो कन्हैयालाल साहू का सर काट दिया था ना, कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं थी। और उसके बाद आप देखिए इसी भारत में, अब भारत की बात करते हैं, केरल में हमास के समर्थन में रैली का वीडियो अवेलेबल है।
इसी भारत में 2023 में मध्य प्रदेश चुनाव में बुरहानपुर विधानसभा में कांग्रेस की कैंडिडेट हमास के समर्थन में भाषण दे रही हैं। इसी भारत में 2024 के चुनाव में फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के मंच से वोट जिहाद की बात कही जाती है। इसी भारत में हिजबुल्लाह के समर्थन में श्रीनगर से लेके लखनऊ, भोपाल, हैदराबाद सब तरफ रैलियां निकलती हैं। और मजे की बात क्या है, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। लोग कहते हैं साहब मुसलमानों में पढ़ाई लिखाई में पीछे हैं, डेवलपमेंट की बात होती है, तो मैं कहना चाहता हूं वेस्ट बंगाल की सरकार ने 91 जातियों को ओबीसी में शामिल करने का रिकमेंडेशन किया, उसमें 77 मुस्लिम। तो हाई कोर्ट ने पूछा और जो पिछड़ा वर्ग आयोग ने पूछा कि ये 77 कैसे भाई, तो कहते हैं मतलब आप पूरी मुस्लिम कौम को इनडायरेक्टली उनके 95% लोगों को ओबीसी बना देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा था, ये कन्वर्ट होने से पहले ऐसे थे इसलिए हो रहे हैं। अब मान लीजिए इतनी आपने कहा फिर भी बैकवर्ड है, तो जब राम मंदिर का जजमेंट नहीं आया था तो लोग कहते थे वहां पुस्तकालय बनना चाहिए, स्मारक बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए। कोई नहीं कह रहा है कि वो जो हुमायूं कबीर मस्जिद बनवा रहे हैं, लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कोई कह रहा है भाई तुम तो बहुत बैकवर्ड हो, तुम तो पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे हो, हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवा रहे हो, ये स्मारक क्यों नहीं बनवा रहे हो, पुस्तकालय क्यों नहीं बनवा रहे हो, कोई चीज। चलो 37 लाख एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड के पास, 37 स्कूल बताइए उस पर जो बने। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। 37 यूनिवर्सिटी उस पे जो बनी हो बताइए, 37 यतीम खाने, मुस्लिम बेवाओं के लिए कुछ बना हो तो बताइए, 37 हॉस्पिटल्स बने हो तो बताइए। इसलिए हम ये बात कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो फैक्ट है, ईमानदारी की बात यह है कि मुस्लिम समाज की एक थॉट प्रोसेस को हाईजैक कर लिया गया और उसके बाद उसको केवल निगेटिव। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बताऊं, डॉक्टर कलाम थे, डॉक्टर कलाम से बड़ा साइंटिस्ट आलम इस्लाम में पिछले 2-3 शताब्दियों में नहीं पैदा हुआ। भारत की बात छोड़ दीजिए, ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड में। अब मैं चैलेंज करके कहता हूं हमारे गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब, इनमें से कोई मौलाना आकर उनसे अरबी, फारसी, कुरान, हदीस किसी पे बात कर ले, इससे ज्यादा किसी को जानकारी नहीं रहती। मगर पढ़ा लिखा, काबिल और राष्ट्रवादी मुसलमान अच्छा नहीं लगता है, अपराधी और आतंकवादी मुसलमान अच्छा लगता है। ये प्रॉब्लम गजब बेइज्जती है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर दोहरा रवैया क्यों, जो मैंने आपसे पूछा था, इस पे आइए, टू द पॉइंट। इस पर बांग्लादेश में कोई मुसलमान किसी हिंदू का कत्ल कर दे वो भी मुजरिम, भारत में कर दे वो भी मुजरिम, पाकिस्तान में कर दे वो भी मुजरिम। किसी इंसान की जान लेने का अधिकार अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को नहीं दिया। उसको नरसंहार नहीं कहते, नरसंहार कहते हैं जैसे इजराइल फलस्तीन में निहत्ते मासूम बच्चों को मार रहा है। हिंदुस्तान में मुसलमान क्या अल्पसंख्यक नहीं है? अल्पसंख्यक है ना? हाँ बोलिए, है कि नहीं है? यहाँ 50 से 60 मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाकर मोबिलिज कर दिया गया। आप इसको नरसंहार नहीं बोलेंगे? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, क्या मतलब आप इसका निकाल पा रहे हैं? देखिए ये मौलाना साहब तो बहुत अजीबोगरीब बयान देने वाले बड़े मशहूर हैं। ये तो अखिलेश जी की पत्नी के बारे में भी बोल दिए थे, बहुत सारी चीजें बोलते रहते हैं मुझे लगता है। और उसके बाद भी वो सजदे में झुके रहे, कोई रिएक्शन कहीं से नहीं आया समाजवादी पार्टी और उन सबका। मुझे लगता है कि इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं इनको हमें बहुत महत्व नहीं देना चाहिए। रशीदी साहब जैसे लोगों को आप ही लोग सपोर्ट करते हैं, फंडिंग करते हैं ताकि हिंदू वोट बैंक बढ़े, इसका जवाब दीजिए। आप देखिए बड़ी मजेदार बात जो आपने कही है, चाहे वो वैसी बरादरान हो। सुनिए, जिस जमाने में हमारी कोई हैसियत नहीं थी, 2 सीटों वाली पार्टी थे, तब ये सैयद शहाबुद्दीन बोलते थे, उसको कौन बैकिंग करता था? ये बताइए। इमाम बुखारी जी का वोट क्लब पे रैली है 1986 की, वो मुझे अच्छी तरह याद है। उन्होंने बोला कि यार राजीव गांधी सुन लो, तुम्हारी माँ भी हमारे तरफ आगे झुक कर ही हुकूमत करती रही, आइंदा तुमको अगर हुकूमत करनी है तो हमारे आगे ही झुकना पड़ेगा। और अगर पुराने पत्रकार होंगे उनसे पूछ लीजिए, उन्होंने बाकायदा मजहबी नारा लगाया था। मैं बच्चा था, मैंने अखबार में पढ़ा था और टीवी पे देखा था, उसमें उन्होंने बोला न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, वो काफिर हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, उन्हें जाकर बता दो अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। इस ढंग की सोच हम नहीं थे सर, हम नहीं थे उस जमाने। और सुनिए शेर का जवाब, मुझको सुकून मिलता है मेरी आजान से, यह देश सुरक्षित है गीता के ज्ञान से, हमें इस पे चलना है। अब एक और फैक्ट बोल दूं, अब आप लोग इसके बाद टिप्पणी करेंगे। थैंक यू बेटा। देखिए एक फ्रीडम हाउस थिंक टैंक जिसको ये लोग बहुत मानते हैं, बहुत सारी चीजें भारत के अगेंस्ट में भी लिखता रहता है। फ्रीडम हाउस ने सिविल लिबर्टीज एंड रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर 20th सेंचुरी जब खत्म हुई 1999-2000 की रिपोर्ट है, कोई जाके चेक कर सकता है, पेज नंबर 10 और 11 पे उसने भिन्न भिन्न धर्मों का उल्लेख लिखा। उसने कहा कि 63 में से 13 क्रिश्चियन कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर की प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी को लेकर। अब आगे उसने लिखा है मगर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन डेमोक्रेसी, सिविल लिबर्टी एंड हिंदुइज्म। ये मैं नहीं कह रहा हूं, फ्रीडम हाउस रिपोर्ट 1999-2000 पेज नंबर 10 एंड 11, कोई जाके चेक कर ले। और उसके बाद वो कहता है बुद्धिस्ट कंट्रीज में भी बहुत बेहतर है। और आगे जो कहता है देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ऑफ
सिविल लिबर्टीज एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन द मुस्लिम कंट्रीज। इसमें बहुत सराहनीय कदम आए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। सर सवाल क्या हम इसी को उदाहरण बनाकर आगे हिंदुस्तान को नहीं ले जा सकते? हमारे मुल्क में अरसलान जैसे लड़का अभी आसाम से, उसने नासा ने उसको अवार्ड दिया है, सम्मानित किया है। और कल की रिपोर्ट है सर, कि कश्मीर का एक 13 साल का लड़का AI में 13 एप्लीकेशन बना के दुनिया में नाम रोशन किया है। तो इस कीचड़ में भी कमल खिलता है जैसे आप खिले हुए हैं। हाँ, ये आपने यही मैं कहना चाहता हूँ, जो बच्चा अच्छा काम कर लेगा, ये बताइए कितने सेक्युलरिज्म का सूरमा गया आज तक उसको बधाई देने के लिए। अब सुनिए, मैं एक और बात बताता हूं, और सुनिए, हमने वो किया 2015 में वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ हुई। प्रधानमंत्री जी ने उनके परिवार, उनकी पत्नी, सबको बुलाकर प्रधानमंत्री आवास में सम्मानित किया। इन्होंने क्या किया? यासीन मलिक जिसने 3 एयरफोर्स अधिकारियों को मारा, उनको जाके प्रधानमंत्री कार्यालय में बुलाया गया। उसके बाद कहते हैं कि कौन किसके साथ खड़ा है। और मैं एक और परेशान है, मुस्लिम एरिया में कितने स्कूल बनाए मुस्लिम? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल सुनिए भाई, मैंने तो कहा 37 लाख एकड़ जमीन है, बताओ ना कितने स्कूल बनाए, वो तो वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में। बताओ ना कितने अस्पताल बनाए पूरी तरीके से, कितनी यूनिवर्सिटीज है बताइए वक्फ बोर्ड के ऊपर। वक्त एक ऐसा कानून आपने पेश किया है, आप जो कह रहे हैं कि इससे गरीब, मजलूम और मुसलमान लड़के लड़कियों का भला होगा। दिल्ली एक उदाहरण है पूरे देश में कि जितने टॉप क्लास के स्कूल हैं वक्फ के लैंड पर हैं। उसमें तमाम DPS से लेके जितने आपके लुटियन जोन में हैं वो सब वक्फ के लैंड पर हैं, किराया पर हैं। और वहाँ क्या है, मात्र सिर्फ 1 रुपये में है। पूरे सीजो कम्प्लेक्स है। देश के GDP में वक्फ का बहुत बड़ा हाथ है। और आप जो नारा लगाए हैं कि वक्फ से हम आगे बढ़ाएंगे, यकीन खाना आप पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे। आपको उसको आगे बढ़ाना था। आप उनका जो क्लेम है वो तो पार्लियामेंट भी वक्फ की लैंड पे है, राष्ट्रपति वक्फ की लैंड पे है। जहां कह दिया वो जमीन हमारी हो गई, इसीलिए वक्फ बोर्ड का एक्ट लाना पड़ा। और सर आप अपने टर्न पे बोलिए सर। और इनका तो वो है, केरल में मुनम्बम में क्रिश्चियंस की 400 एकड़ जमीन को वक्फ ने क्लेम कर दिया। और उन सब ने लिख के भेजा सारे सांसदों को कि वक्फ बोर्ड में संशोधन इसलिए जरूरी है। यमुनानगर में गुरुद्वारे पे क्लेम कर दिया। तमिलनाडु में 14,500 साल पुराना मंदिर, यानी जब इस्लाम आया भी नहीं था हिंदुस्तान में, क्या दुनिया में भी नहीं आया था, वो भी वक्फ का हो गया। उसके हिसाब से आप वक्फ का होते करने की बात करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और सुनिए, एक मिनट, भारत का वक्फ बोर्ड दुनिया का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड है इन टर्म्स ऑफ लैंड। चलिए ठीक है, सबसे अमीर है पूरी दुनिया में। अगला सवाल एक मिनट, ये सवाल देखिए, आपस में नहीं। इस आतंकवाद को इस्लामिक कहना क्या सही है? और जो इसके बाद का सवाल है वो भी जरा दिखा दिया जाए, क्योंकि लगभग एक सा ही दोनों सवाल है। ये देखिए, खास मजहब को आतंकवाद से जोड़ना सही है क्या? और ये सवाल आप ही से सबसे पहले इसका जवाब। सवाल तो इनका जवाब तो उनसे पूछना चाहिए। कारण क्या है? आतंकवाद का मजहब नहीं होता है तो फिर पूरी तरह मजहब मत मानिए। जब आतंकवादी गोली चला रहा होता तो आतंकवाद का मजहब नहीं होता, जैसे ही आतंकवादी को सजा होती उसका मजहब हो जाता है। ये बताइए, पोटा क्यों हटाया गया? इसलिए हटाया गया कि मुसलमान ज्यादा पकड़े जा रहे हैं। यानी आतंकवादी का मजहब जैसे ही कोर्ट में सजा हुई तो आतंकवादी का मजहब दिखने लगा। चलिए, पोटा तो हमारी सरकार लाई थी, अटल जी की सरकार, और हटा कांग्रेस में। टाडा आया था राजीव गांधी के जमाने में, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज एक्ट, वो भी एंटी टेरर कानून था, आया राजीव गांधी के जमाने में, हटा नरसिम्हा राव में। दोनों कांग्रेस की सरकारें थी। किस लिए हटा? सब मुसलमानों के ऊपर ज्यादा अत्याचार हो रहा, जबकि उसमें LTT वाले भी पकड़े गए, पंजाब वाले भी पकड़े गए, उल्फा वाले भी पकड़े गए। तो मैं कहना चाहता हूं, आतंकवाद का मजहब नहीं होता तो पूरी तरह मजहब मत मानो। अब मैं कहना चाहता हूं, जहां कोई हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं है वहां धमाके क्यों होते हैं? रावलपिंडी में धमाका क्यों है भाई? पेशावर में धमाका क्यों है? काबुल में धमाका क्यों है? सीरिया में धमाका क्यों है? और हिंदुस्तान में एक ही इलाका है जहां मुस्लिम ऑलमोस्ट 100% हो गए, कश्मीर। तो वहां मुसलमानों की सबसे मुकद्दस मस्जिद हजरत बल पे टेररिस्टों कब्जा हो गया। एक सबसे बड़ी दरगाह चरारे शरीफ जला के भगा दी गई। तो मैं पूछना चाहता हूं भाई, जहां हिंदू है ही नहीं वहां लड़ते क्यों हो? इसका मतलब एक कट्टरपंथी जहनियत ने कब्जा कर लिया है कि बाहर वाले से लड़ेंगे, नहीं तो अंदर वाले से लड़ेंगे, नहीं तो इससे लड़ेंगे, नहीं तो उससे लड़ेंगे। और उसका कारण है शिया मस्जिद में धमाका क्यों होता भाई? जो हमें पढ़ने में मिलता है कि पेशावर में शिया मस्जिद में धमाका, उल्फा वाले भी पकड़े गए। तो मैं कहना चाहता हूं, आतंकवाद का मजहब नहीं होता तो पूरी तरह मजहब मत मानो। अब मैं कहना चाहता हूं, जहां कोई हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं है वहां धमाके क्यों होते हैं? रावलपिंडी में धमाका क्यों है भाई? पेशावर में धमाका क्यों है? काबुल में धमाका क्यों है? सीरिया में धमाका क्यों है? और हिंदुस्तान में एक ही इलाका है जहां मुस्लिम ऑलमोस्ट 100% हो गए, कश्मीर। तो वहां मुसलमानों की सबसे मुकद्दस मस्जिद हजरत बल पे टेररिस्टों कब्जा हो गया। एक सबसे बड़ी दरगाह चरारे शरीफ जला के भगा दी गई। तो मैं पूछना चाहता हूं भाई, जहां हिंदू है ही नहीं वहां लड़ते क्यों हो? इसका मतलब एक कट्टरपंथी जहनियत ने कब्जा कर लिया है कि बाहर वाले से लड़ेंगे, नहीं तो अंदर वाले से लड़ेंगे, नहीं तो इससे लड़ेंगे, नहीं तो उससे लड़ेंगे। और उसका कारण है शिया मस्जिद में धमाका क्यों होता भाई? जो हमें पढ़ने में मिलता है कि पेशावर में शिया मस्जिद में धमाका। अगर आपको ये न्यूज एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।